विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। देखिए, सबसे पहले तो हम कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के बारे में जान लें कि कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र क्यों कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अंग्रेजी के शब्द इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में मनुष्यों व्यक्ति के लौकिक आचरण और उसकी उन्नति के समस्त संदर्भों को शामिल किया गया है। कौटिल्य ने मनुष्यों की वृत्तियों को अर्थ की संज्ञा दी है और साथ ही साथ उन्होंने मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थशास्त्र की परिधि में शामिल किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानवीय आचरण और वृत्तियों तथा लौकिक समृद्धि की प्राप्ति, उसके संरक्षण और उसकी प्राप्ति के उपायों से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा गया है या उन्होंने अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में की है। अर्थशास्त्र में उन्होंने राज्य के सैद्धांतिक समस्याएं और जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उन दोनों समस्याओं को शामिल किया है। अर्थशास्त्र के ग्रंथ के अंत में उन्होंने स्पष्टता के लिए ग्रंथ की स्पष्टता के लिए अंत में पारिभाषिक जोड़ा है। अर्थशास्त्र को 15 अध्यायों में विभाजित किया है। अब हम समझेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और राज्य की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत को वो मान्यता प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति का जो विवरण दिया है उसके आधार पर राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व अराजकता की अवस्था थी। संसार में जो है भयंकर दुख और निरंतर असुरक्षा की स्थिति थी। तो निरंतर दुख और असुरक्षा की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए लोग जो हैं मनु के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे जो है राजपद को ग्रहण करने और प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करने की प्रार्थना की। मनु ने जो है और इसके बदले में प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया कि वह प्रजा के प्रति आज्ञाकारिता का भाव रखेंगे और साथ ही साथ निरंतर अपनी जो उनकी अर्जित आय है और जो आय अर्जन के जो साधन है उनसे जो है एक निश्चित संपदा जो है कर के रूप में प्रजा को कर के रूप में मनु को उपलब्ध करवाएंगे या शासक को देंगे, ताकि मनु जो है शासक के रूप में राज्य की सुरक्षा और कल्याण के दायित्व को पूरा कर सकें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मनु ने न तो राज्य की दैवी सिद्धांत का समर्थन किया और न ही जो है वो राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते थे। मनु ने जो राज्य का विवरण दिया है उसके आधार पर दो बातें हमारे सामने आते हैं। पहला तो यह है कि राज्य जो है वो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई संस्था है, अर्थात राज्य एक कृत्रिम संस्था है और राज्य के नियंत्रण को प्रजा ने अपने ऊपर अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वेच्छा से राज्य की प्रभुत्व शक्ति को अपने ऊपर जो है स्वीकार किया है। दूसरी बात यह है कि लोगों ने अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए अर्थात अपने हित के लिए राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को स्वीकार करने का प्रस्ताव जो है मनु के समक्ष रखा और मनु के द्वारा
उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य जैसी संस्था का उदय हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है शासक और शासित दोनों के बीच जो है समझौते के रूप में हुई है, इसलिए समझौतावादी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। कौटिल्य भी जो है पाश्चात्य विचारक हॉब्स लॉक और रूसो की भांति ही राज्य के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था का जो चित्रण किया है वह हॉब्स की राज्य से पूर्व की अवस्था से मिलता जुलता है। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को अराजक अवस्था कहा है और हॉब्स ने भी राज्य से पूर्व की अवस्था को जो है प्राकृतिक अवस्था कहा है, और दोनों का चित्रण, राज्य से पूर्व की अवस्था का दोनों का चित्रण एक समान है। हॉब्स का भी ये मानना है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व जो पीड़ित दुर्बल लोग थे वो बलवानों के अत्याचारों से बहुत पीड़ित थे, और इस प्रकार से जो है इस अवस्था में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कि दुर्बलों की सुरक्षा कर सके। और यही बात जो है कौटिल्य भी कहते हैं कि अत्यंत असुरक्षा का वातावरण था, निरंतर दुख की अवस्था थी, और जो बलवान लोग जो हैं वो दुर्बलों को सताया करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। मत्स्य न्याय प्रचलित था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत था। तो दोनों का चित्रण एक समान है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके बावजूद भी कौटिल्य की राज्य से पूर्व की अवस्था और हॉब्स की राज्य से पूर्व की अवस्था में अंतर विद्यमान है, या अंतर हमको दिखाई देता है, क्योंकि हॉब्स ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है, और जिसमें राज्य तो था ही नहीं, साथ ही साथ समाज भी नहीं था, और औचित्य के कोई मापदंड भी उस समय नहीं थे, या कोई नैतिक मूल्य नहीं थे। और जब समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई तो उस समझौते के द्वारा ही या उसके परिणाम स्वरूप ही समाज में, उसके परिणाम स्वरूप ही जो है समाज में समाज की भी उत्पत्ति हुई और राज्य की उत्पत्ति हुई, और नैतिक जो औचित्य के मापदंड हैं उनका भी जन्म हुआ। लेकिन कौटिल्य जो है उनका ऐसा मानना नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व धर्म जो था वो अस्तित्व में था। राज्य जो है धर्म की शक्ति के द्वारा जो है या धर्म के द्वारा प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा था या नियंत्रित करता था। इस प्रकार से राज की शक्ति का प्रजा के ऊपर प्रयुक्त करने के लिए, या राजा जब राज की शक्ति का प्रजा के ऊपर उपयोग करे उस समय उसके ऊपर धर्म की मर्यादा लागू थी। उस समय कौटिल्य ये कहते हैं कि उस समय सिर्फ जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई वो इस कारण उत्पन्न हुई कि उस समय धर्म तो था, लेकिन धर्म के नैतिक बल को लागू करने के लिए उस समय कोई भौतिक शक्ति नहीं थी। इसलिए लोग जो है मनमानी कर रहे थे, बलवान लोग दुर्बलों के ऊपर अत्याचार करते थे और जो है अराजकता का वातावरण पैदा था। लेकिन उसके बाद जो है जैसे उसके पश्चात इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने राज्य की रचना की, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है हम कह सकते हैं कि धर्म की जो नैतिक शक्ति थी उसको एक ऐसा भौतिक अवलंब मिल गया राज्य के रूप में, जिससे कि लोगों को जो है दुष्ट आतताई जो समाज था उससे मुक्ति मिली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित अराजक अवस्था, राज्य से पूर्व की अवस्था और हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित
राज से पूर्व की अवस्था में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है या दिखाई देता है।